ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं शुरू करते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है, डायबिटीज़ मेलिटस। अच्छा, डायबिटीज़ मेलिटस के साथ ना सबसे पहला जो चीज़ आती है ना जहन में, उसका डायग्नोसिस। ठीक है, तो डायग्नोसिस, हाँ इसके ऊपर है, डायग्नोसिस जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, उसमें आप लोग दो वर्ड याद रखते हैं, 126 और 200। 126 मीन्स ब्लड शुगर फास्टिंग और 200 मीन्स ब्लड शुगर रैंडम। फास्टिंग में चेक हुई सुबह खाली पेट, ठीक है, और रैंडम में चेक हुई कि पेशेंट ने खाना पीना खाया हुआ है, वैसे ही आया आपके पास। ठीक है, अगर पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है तो आपको 2 रीडिंग्स चाहिए। ठीक है, अगर पेशेंट को सिम्टम्स हैं तो 1 रीडिंग चाहिए। ठीक है, किसी पेशेंट को सिम्टम्स क्या हो सकती हैं, वो एकदम पेशाब ज़्यादा आता है, भूख ज़्यादा लगती है, जिसम में थकावट रहती है, कमज़ोरी रहती है, पाँव जलते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें अनएक्सप्लेन। कई लोग, मेरे पास पेशेंट आया कहता डॉक्टर साहब मैंने नोट किया, मैं वॉशरूम करके हूँ तो चूंटियाँ बड़ी आती हैं वहाँ पे, तो उसकी शुगर चेक की, मेरी शुगर ज़्यादा आई। ठीक है, अच्छा जी, बॉडी के अंदर मेन एनाबॉलिक हार्मोन क्या है, इंसुलिन। शुगर की मेटाबॉलिज्म इंसुलिन ने करवानी थी। अब इंसुलिन या बॉडी में बन नहीं रही, इंसुलिन मौजूद ही नहीं। इंसुलिन आती कहाँ से है, बीटा सेल्स होती पैंक्रियास। ठीक है, बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो गई, इंसुलिन या आ ही नहीं रही या इंसुलिन काम नहीं कर रही। ठीक है, तो दो मेन काजेज, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 में क्या है कि बीटा सेल्स के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनी है और इंसुलिन आ ही नहीं रही। ठीक है, तो एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। जबकि टाइप 2 के अंदर क्या हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन मौजूद तो है लेकिन ओबेसिटी की वजह से इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं कर पा रही। ठीक है, म्यूटेशंस की वजह से इंसुलिन काम नहीं कर पा रही। ठीक है, अच्छा, अब चूँकि आपकी इंसुलिन ने आपका वेट गेन करवाना होता है, जब इंसुलिन मौजूद ही नहीं होगी तो पेशेंट किस तरह के होंगे, थिन लीन। जबकि इन पेशेंट्स के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन थोड़ी ज़्यादा बनती है इनिशियली, इनके अंदर वेट यूजुअली ज़्यादा होता है, थोड़ा से ओवरवेट या ओबीस होते हैं। लेकिन यही पेशेंट जो टाइप 2 वाले, अल्टीमेटली आहिस्ता 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 जब इनका पेंक्रियास बिल्कुल इंसुलिन बनाना छोड़ देता है तो ये ख़त्म हो जाती है इंसुलिन। इन लोगों में भी इंसुलिन डिक्रीज़ हो जाती है। फिर इस कंडीशन पे आके पेशेंट को ये वाली सिम्टम्स पोलीयूरिया, पोलीफेजिया और पोलीडिप्सिया हो रहा होता है। ठीक है, एक शुगर का पेशेंट जिसको ये वाली सिम्टम्स आ रही हों, इसका मतलब है उसकी बॉडी में इंसुलिन अब डिक्रीज़ हो गई है। ठीक है, उसका पेंक्रियास, बीटा सेल्स जो है वो थकना शुरू हो गए हैं, ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, अच्छा, चूँकि इंसुलिन ने आपको बचाना था कीटोन्स की प्रोडक्शन से, तो इंसुलिन चूँकि मौजूद ही नहीं है तो टाइप 1 डायबिटिक्स कीटोन्स प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है, डीके में जाती है। देखो टाइप 2 वाले जो हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ इंसुलिन मौजूद रहती है, इनके डीके में जाने के अमकानात कम होते हैं, इनमें एसिडोसिस की रीजंस डिफरेंट होती हैं। ठीक है, अच्छा, फिर कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से पेशेंट को शुगर हो जाती है, लाइक पेशेंट स्टेरॉइड ले रहा है, जैसे कभी हमने वार्ड के अंदर देखा सलोमेड्रोल मिल रहा है, पेशेंट डेल्टा कॉटल के ऊपर है, पेशेंट लंबे अरसे से टेक्रोलाइमस ले रहा है, उन्हें नहीं, पेशेंट HIV की दवाइयाँ ले रहा है, तो ड्रग इंड्यूस्ड पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। ठीक है, ड्रग इंड्यूस्ड हो गया। पेशेंट को कोई और डिजीज़ हो गई, साथ कुशिंग सिंड्रोम हो गया, एक्रोमेगैली हो गई, उनसे पेशेंट को शुगर हो जाती है। ठीक है, तो सेकेंडरी डायबिटीज़, सेकेंडरी डायबिटीज़ किन ड्रग्स से होती है? स्टेरॉइड से हो सकती है, टेक्रोलाइमस से हो सकती है, HIV की दवाइयाँ हैं उनसे हो सकती है पेशेंट को शुगर, लेकिन सबसे मशहूर है स्टेरॉइड्स। इस वजह से जब कोई पेशेंट स्टेरॉइड्स के ऊपर हो ना, उसकी ब्लड शुगर, उसका ब्लड प्रेशर चेक करना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि पेशेंट 2 महीने से स्टेरॉइड्स ले रहा था और कहता है आज मेरी शुगर चेक हुई तो 218 थी। तो 218 इज इक्वल टू, ये आपकी, इनके मैंने कहा था ना स्टेरॉइड्स के 2 तरह के इफेक्ट होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट और मिनरलोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट।
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट क्या करता है, जाके ग्लूकोनेजेनेसिस करवाता है, फ्लाइट रिस्पॉन्स करवाता है। तो फ्लाइट रिस्पॉन्स में ग्लूकोनेजेनेसिस होगी, ग्लूकोनेजेनेसिस से आपकी शुगर बढ़ना शुरू हो जाएगी। हर वो प्रोसेस से ग्लूकोनेजेनेसिस होगी, पेशेंट को शुगर हो जाएगी। इस वजह से आपने देखा होगा जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं उनके अंदर हर वक्त फ्लाइट रिस्पॉन्स होने की वजह से उनके अंदर शुगर के इम्कान ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। वैसे भी एक बात दुरुस्त भी है कि जिन पेशेंट्स को स्ट्रेस ज़्यादा होती है उनके शुगर के होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। फिर एक आती है मेच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ ऑफ यंग, ये भी एक शुगर की एक टाइप है। ठीक है, ये ऐसे पेशेंट्स जो आप लोगों की एज के हैं 22-24 साल से लेकर 30-32 साल तक, जो ना टाइप 1 में आते हैं ना टाइप 2 में आते हैं। टाइप 1 वाले यंग एज में आ जाते हैं, टाइप 2 वाले मिडल एज से ओल्डर एज में आते हैं जाके। ठीक है, जो मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ हो जंग, इसकी ढेर सारी टाइप्स हैं 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, इनमें डिफरेंट जो एंजाइम्स हैं जो आपकी इंसुलिन के मेटाबॉलिज्म के लिए या इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी थे वो नहीं होते। ठीक है, तो ये एक अलग से सेपरेट टॉपिक है, इस वजह से हम इसको भी नहीं छोड़ेंगे। कुछ बॉडीज़ की टाइप्स होती हैं वो टाइप 1 की तरह बिहेव करती हैं कि यानी कि इंसुलिन मौजूद ही नहीं है। कुछ जो वो टाइप 2 की तरह बिहेव करती हैं कि उनके अंदर इंसुलिन ज़्यादा होती है। ठीक है, अच्छा जी। फिर आती है सेकेंडरी काजेज़। लाइक सेकेंडरी काजेज़ में कुछ डिजीज़ हैं, जैसे मैंने कहा कुशिंग सिंड्रोम हो गया, पैंक्रेटाइटिस हो गया। ठीक है, तो पैंक्रेटाइटिस, किसी पेशेंट को पैंक्रेटाइटिस क्रोनिक रह रहा हो तो उससे क्या होगा, उसके बेटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, पेशेंट को शुगर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा या हाइपर? एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में दोनों चीज़ें होती है। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में जो पेशेंट स्ट्रेस के अंदर है, एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के अंदर पेशेंट की शुगर ज़्यादा होगी। जब आहिस्ता आहिस्ता जो क्रोनिक में कन्वर्ट हो गया तो उसके आपके सेल्स अंदर से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो पेशेंट डायबिटिक हो जाएगा। हाँ जी, ग्लूकागोनोमा की बात कर रही है, इंसुलिनोमा की बात कर रही है। ग्लूकागोनोमा, जब ग्लूकागोन ज़्यादा होगी, ग्लूकागोन इंसुलिन का अपोजिट है। ग्लूकागोन का काम क्या होता है, ग्लाइकोजन को तोड़ना, इंसुलिन को बनाना। हम अल्लाह ताला ने ना बॉडी के अंदर शुगर के 2 लेवल रखे हुए हैं। एक वो लेवल है जो हमारा बेसल लेवल चल रहा है, हमारे अंदर सबके अंदर शुगर चेक की जाए तो 80, 85, 100 के दरमियान शुगर होगी। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तो पोस्ट प्रेंटल हाइपरग्लाइसीमिया होता है। ठीक है, इसी तरह ये वाला जो आपका जब खाना हम लोग खाते हैं तो गट में जाता है, गट से कहाँ जाता है, लिवर में, लिवर से जाता है, पोर्टल वेन के थ्रू जाता है। ठीक है, पोर्टल वेन का जो ब्लड है उस वहाँ पे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, कुछ ज़्यादा है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1, 2, 3, 4। ठीक है, यह चूँकि थोड़ी चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती हैं, प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट नहीं, इस वजह से मैं इनको नहीं इतना ज़्यादा तफसील से बता रहा। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हमारी शुगर एक रह रही है तो बेसल लेवल है एक, और एक पोस्ट प्रेंटल लेवल है। ठीक है, इस तरह इंसुलिन का भी लेवल है, बॉडी ने इंसुलिन एक बेसल लेवल मेंटेन्ड है, और एक जब खाना खाते हैं तो कुछ लेवल इंक्रीज़ होता है उस पोस्ट प्रेंटल हाइपोग्लाइसीमिया को काउंटर करने के लिए। पोस्ट प्रेंटल हाइपोग्लाइसीमिया को पैंक्रियास क्या करता है, जो प्री पैकेज्ड इंसुलिन होती है वो निकाल के बाहर फेंक देता है। समझ गए नहीं, आपने सुबह खाना खाया, आपको पोस्ट प्रेंटल हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, आपकी इंसुलिन की प्री पैकेज जो रात को सारी बनी थी वो बाहर निकल के उसने वो फंक्शन कर दिया। ठीक है, अगर आप बार बार खाना खाते रहें तो आप क्या कर रहे हैं, बार बार चैलेंज दे रहे हैं पैंक्रियास को बार बार चैलेंज दे रहे हैं। वो इस वजह से बार बार खाना खाने से आपकी इंसुलिन बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन रैपिडली ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी। पहले डायबिटीज़ मेलिटस का आप लोगों को ओपीडी के अंदर केस आए, तो ओपीडी के अंदर क्या कि कैसे आ सकता है शुगर, मरीज़ कहता है डॉक्टर साहब मेरे पहले तो शुगर है, वो कहता है कि इस तरह कंप्लेन करे, डॉक्टर साहब मेरी थकावट रहती है, जिसमें दर्दें होती हैं, पेशाब ज़्यादा आता है, भूख ज़्यादा लगती है, पाँव में सुइयाँ चुभती हैं, रात को नींद नहीं आती, पाँव में जलन होती है, बेचैनी रहती है। ठीक है, या हार्ट अटैक हुआ, पहली दफ़ा शुगर चेक हुई उस वक्त, स्ट्रोक हुआ तो पहली दफ़ा शुगर चेक हुई, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हमने किया था तफसील के साथ, डीके का बच्चा जो है वो, बच्चों में तो हम लोग हमारा कंसेप्ट है ना कि शुगर होनी ही नहीं है। बच्चों के अंदर तो लोग सोचते हैं ना शुगर बड़ों की बीमारी है, तो डीके के साथ बच्चा प्रेजेंट हो तो पहली दफ़ा प्रेजेंट होता पता चलता है उसको तो शुगर है। ठीक है, तो आप डीके डायबिटीज़ मेलिटस की प्रेजेंटेशन समझ लग गई ना, तो हर वो बंदा जिसकी सिम्टम्स अनएक्सप्लेन्ड हो उसकी शुगर लाजमी चेक होनी चाहिए। सिम्टम्स अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स हों, थकावट, पाँव का जलना, पाँव सुन्न होना, बेचैनी होना, घबराहट होना, शुगर चेक होनी चाहिए। ठीक है, शुगर आप लोग पूछते थे ना शुगर किस मरीज़ की चेक करनी चाहिए,
हर एक की चेक करनी चाहिए। हम लोग जब पढ़ते थे हमारा कंसेप्ट था कि शुगर 50 साल के बाद ही होती है, लेकिन हम लोग अब कितने लोगों को हम लोग अब जानते होंगे जिनको हमारी, हाँ आपके क्लास फेलोज होंगे जिनको शुगर है, डेफिनेटली समझिए नहीं। पहले होता था खाना घर से ही खाना है, खाना घर से ही खाना है। अब है कि खाना जो है वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड फ्लोर उसमें ऐड हो गया है, बेकरी ज़्यादा हो गई है। ब्रेड पहले होता था, ब्रेड और रस्क जो होते थे ना वो बीमार आदमी खाता था, अब एक नेसेसिटी हो गई है। होता है ना ऐसे ऐसे यही होता था ना। अच्छा जी, फिर आपने एक पे दफ़ा पेशेंट को डायबिटीज़ हो गई है, आप उस पेशेंट को एग्जामिनेशन कैसे करना है? अगर इस पेशेंट का एग्जामिनेशन मैं कहूँ तो एग्जामिनेशन पे क्या चीज़ देखनी है? अगर हाथों को देखें तो हाथों पे क्या मिलेगा हमें? अगर डायबिटिक पेशेंट का फिंगर प्रिक मार्क्स, अगर पहले से डायबिटिक है तो ठीक है, फिंगर प्रिक मार्क्स। उस पेशेंट की अपने ब्लड प्रेशर लाजमी चेक करना है। वाई डायबिटीज़ मेटिस क्या काम करती है? एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस को एक्सरे बढ़ा देती है, तो बाकी रिस्क फैक्टर्स को लाजमी देखना है। ब्लड प्रेशर आपने चेक किया, उसकी पल्स चेक की, पल्स चेक करने के बाद आपने उस पेशेंट की आइज़ का एग्जामिनेशन लाजमी करवाना है, ठीक है। उसका हार्ट लाजमी ऑस्कल्टेट करना है, ठीक है। उसके पाँव देखने हैं किस चीज़ के लिए? एडिमा के लिए। अब पाँव पे एडिमा है, डायबिटिक पेशेंट है तो क्या हो गया उस पर? नेफ्रोपैथी डेवलप हो गई है या उसको हार्ट डिजीज़ हो गई है, ठीक है। उसकी जेवीपी रेज्ड है तो हार्ट डिजीज़ हो चुकी है उस पेशेंट को, ठीक है। पाँव जलने की कंप्लेन है तो न्यूरोपैथी के लिए लाजमी देखना है। पोजीशन वाइब्रेशन सेंस, हर पेशेंट जब आया ना एमरजेंसी में डायबिटिक पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है तो उसकी पाँव को टच करके देख लिया करो। ग्लव्स एंड स्टॉकिस न्यूरोपैथी बड़ी कॉमन है, ग्लव्स एंड स्टॉकिस न्यूरोपैथी, ठीक है। उसी वजह से मरीजों को हम लोग जब शुगर होती है तो उनको पाँव का पता नहीं चलता वो कितने। न्यूरोपैथी पूछने का क्या तरीका होता है? आप चलते हैं तो पाँव ऐसे लग रहा है जैसे आप हवा में चल रहे हैं, आप चल रहे हैं तो ऐसे लगता है जैसे रुई के ऊपर पाँव रखा हुआ है आपने। आप चलते हैं तो जूता उतर जाता हो, पता ना चलता हो, ठीक है। ये हिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स हैं। जब डायबिटीज़ मेलाइटिस आ जाए, डायबिटीज़ बहुत बड़ा टॉपिक है। हम लोग कहते थे जब हम लोग पार्ट 2 करते हैं ना तो पार्ट 2 में डायबिटीज़ का केस आ जाए ना तो पास होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वही उसके क्वेश्चंस ही नहीं ख़त्म होते। शुगर आपको कब हुई, कैसे डायग्नोज हुई, क्या अलामत थी, अभी शुगर की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो चुकी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, यूनो के एग्जामिनेशन करवाना है इस पेशेंट का। अब इस पेशेंट को जब डायबिटीज़ मेलाइटिस आपने एक दफ़ा डायग्नोज कर लिया, आपने उससे क्वेश्चंस पूछ दिए शुगर से रिलेटेड। शुगर से रिलेटेड अगर मैं आपसे कहूँ क्वेश्चंस पूछने हैं तो क्या क्या हो सकते हैं? एक तो डायग्नोसिस कब हुआ, कितना अरसा हो गया, अब शुगर की वजह से मसले मसाइल क्या हो रहे हैं, आपको कभी फालिज तो नहीं हुआ, आपने उसकी कॉम्प्लिकेशंस याद हो। माइक्रोवेस्कुलर, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे माइक्रोवेस्कुलर और मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। आप इसको पूछने का मैं ना तरीका सिखाता होता हूँ कि हेड टू टो शुरू हो जाओ। ब्रेन में क्या हो सकता है? स्ट्रोक। आपको कभी खुदा ना खास्ता फालिज तो नहीं हुआ, आपकी नज़र का क्या हाल है, ठीक है। आपको कोई चीज़ गिरती महसूस तो नहीं होती, पर्दा आता महसूस तो नहीं होता, ठीक है। खाना खाते निकलते हुए तकलीफ तो नहीं होती, कैंडिडा, ठीक है। आप चलते हैं तो सांस तो नहीं फूलता, हार्ट डिजीज़, ठीक है। आप चलते हैं, आप क्या कहते हैं, खाना खाते हो और आपको भूख ही ना लगती हो, सारा दिन ऐसा लगता है पेट भरा भरा सा रहता है, ये क्या चीज़ है? गैस्ट्रोपेरिसिस। डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से न्यूरोपैथी होती है, गैस्ट्रोपेरिसिस होता है, स्टमक आगे फूड नहीं लेके जाता, ठीक है। पेशाब में झाग बनती है, ये किसी चीज़ की निशानी है? खाने के बाद क्या होता है? पेट भरता नहीं है, भरा रहता है, भरा रहता है क्योंकि खाना आगे नहीं जाता ना, गैस्ट्रोपेरिसिस हो गया, ठीक है। नेफ्रोपैथी का एक साइन है ना, नेफ्रोपैथी हो गई। पाँव जलते हैं, पाँव जलने से क्या मुराद है? न्यूरोपैथी हो गई, ठीक है। तो ये छोटे छोटे मोटे मोटे क्वेश्चंस। अच्छा, अब शुगर के लिए दवाई कौन सी लेते हैं? अगर हिस्ट्री की बात करें तो अभी हम लोग सारी दवाइयों पे आते हैं। दवाइयाँ पहले मरीज अगर पहली दफ़ा डायग्नोज हुआ है तो एक अलग सिनेरियो है, अगर पहले से दवाइयाँ ले रहा है अब उसके ऊपर इसकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो एक अलग सिनेरियो है, ठीक है। अच्छा, जो चीज़ सबसे ज़्यादा वो भूलते हैं ना शुगर के साथ वो है हाइपोग्लाइसीमिया। मरीज कहता है डॉक्टर साहब दवाई खा रहे हैं, मैंने ज़्यादा जितना मुझे वो चक्कर आ गए हैं, आंखों का अंधेरा आता है,
दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, बेचैनी होती है, ठंडे पसीने आते हैं, ये बड़ी कॉमन कंप्लेंट्स हैं डायबिटिक पेशेंट्स की। वो स्पेशली उस वक्त होता है जब क्या कहते हैं उनको, जिन्होंने इंसुलिन लगाई और खाना ना खाया हो या ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स ले रहे हो। तो ये हाइपोग्लाइसीमिया की सिम्टम्स पूछना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आपको शो करती हैं। अब एक पेशेंट है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी शुगर कभी कंट्रोल नहीं हुई सी, लेकिन अब मैं दवाई भी नहीं खाता और मेरी शुगर कंट्रोल रहती है। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? वाई बुरी बात है? वाई? क्योंकि उसको डायबिटीज मेलिटस की वजह से किडनी डिजीज़ हो गई है। अब किडनी डिजीज़ की वजह से क्या होगा, उसकी इंसुलिन क्लियर नहीं होगी। इंसुलिन क्लियर नहीं होगी तो क्या होगा, इंसुलिन बॉडी में मौजूद रहेगी तो काम करती रहेगी और शुगर काम करवाती रहेगी। इस वजह से डायबिटिक पेशेंट आपसे कहे ना मेरी शुगर आप कंट्रोल रहना शुरू हो गई है, तो वो बुरी बात है, ठीक है। अच्छा जी, फिर आते हैं हम लोग पेशेंट के टेस्ट। एग्जामिनेशन हो गया, हिस्ट्री हो गई, एग्जामिनेशन हो गया, टेस्ट कौन से करवाने हैं। एक डायबिटिक पेशेंट जो पहले से है या नया डायग्नोज हुआ है, तो हर साल में एक दफ़ा कम अज़ कम उसकी CBC, LFTs, RFTs, TSH, लिपिड प्रोफाइल, यूरिन कपल एग्जामिनेशन, यूरिन कपल एग्जामिनेशन के साथ ना यूरिन फॉर माइक्रोएल्ब्यूमिन, ECG, चेस्ट एक्सरे, उसका आई का एग्जामिनेशन और उसका आई का एग्जामिनेशन और उसकी क्या कहते हैं उसका ना फुट का एग्जामिनेशन। हर डायबिटिक पेशेंट उसके साल में ये टेस्ट लाजमी होना चाहिए, ठीक है। रीज़न, हीमोग्लोबिन कम, नॉन अल्कोहलिक हिस्ट्रियोहेपेटाइटिस इसके साथ एसोसिएटेड है, NASH, नॉन अल्कोहलिक हिस्ट्रियोहेपेटाइटिस। डायबिटिक पेशेंट है, लिपिड प्रोफाइल डिलेंस्ड है, हाइपरटेंशन, क्योंकि जिन्होंने शुगर होती है ब्लड प्रेशर नाल चूंगे जी मिल जाता है। शुगर होती है, आपकी शुगर आपकी फैट में कन्वर्ट होती है। अब लिपिड प्रोफाइल उन्हीं, हम लोग कहते हैं ना मरीज को लिपिड फैटी लिवर है। फैटी लिवर जो है वो फैट खाने से नहीं हो रहा, वो आपका मैदा खाने से हो रहा है, आपकी मिठाइयाँ खाने से हो रहा है, मीठा खाने से होता है। क्योंकि आपका सारी ग्लूकोज जब वो बॉडी मेटाबलाइज नहीं करती उसको फैट में स्टोर करती है। एक फैट के मालिक्यूल में 9 कैलोरीज होती हैं। मालिक्यूल छोटा होता है लेकिन कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। तो बॉडी उसको, जब आप पूरा खाना हजम नहीं, गांव के लोग तगड़े होते हैं लेकिन पतले पतले होते हैं, शहर के लोग मोटे होते हैं लेकिन वो बड़ी बात नहीं होती। एक हकीकत है ना, वो जितना वो खाना खाते हैं उसको सारा यूज़ अप कर लेते हैं। हमारा जितना हम लोग खाना खाएंगे जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होंगी उसको क्या करेगा, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ उसको क्या करते हैं, डस्ट स्टोर कर लेते हैं या डस्टबिन में फेंकते हैं ना। तो ये हमारी जो फैट पैड्स हैं हमारी डस्टबिन हैं, ठीक है। तो बॉडी जितना कोई चीज़ बना रही है उसको साइड पे फेंक रही है जाके, ठीक है। अच्छा, RFTs ज़रूरी हैं। अगर किसी पेशेंट का डायबिटिक है और उसके RFT डिलेंज हो रहे हैं, इसका मतलब है उसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी अब एडवांस स्टेज में चली गई है, ठीक है। TSH डायबिटिक पेशेंट्स में के अंदर हाइपोथायराइडिज्म ज़्यादा कॉमन है। लिपिड प्रोफाइल आपका LDL का लेवल डायबिटिक्स में आपका लेस देन 130 होना चाहिए जी। हाँ, टाइप 1 से भी है, टाइप 2 से भी है। हाँ, आपने थायराइड प्रोफाइल जो है ना, थायराइड डिजीज़ सबसे कॉमन अंडर डायग्नोज डिजीज़ है। हम लोगों ने फटीक पढ़ी थी परसों। हाइपोथायराइडिज्म अबव 35 ईयर्स 15% लोगों में होता है। 35 से अबव तो डायबिटीज़ भी बड़ी कॉमन है। तो बड़ी दफ़ा हाइपोथायराइड अनडायग्नोज रहते हैं, अपनी अलामत कहते हैं थकावट रहती है। हम लोग कहते हैं कि शायद इसको अपने काम की स्ट्रेस है, लेकिन अंडरलाइन डिजीज़ चल रही होती है, ठीक है। लिपिड प्रोफाइल रिस्क फैक्टर है एथेरोस्क्लेरोसिस का, तो हर डायबिटिक पेशेंट लिपिड प्रोफाइल करवानी है आपने, ठीक है। यूरिन कम्युनिटी एग्जामिनेशन में फर्स्ट साइन के पेशेंट की किडनी इन्वॉल्व हो रहे हैं वो क्या है, माइक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया। एल्ब्यूमिन जो किडनी में प्रोटीन्स आ रही है ना, उसकी कुछ ग्रेड्स होते हैं। 30 मिलीग्राम तक पर डे तक नॉर्मली आ सकता है, ठीक है। UTI हो जाए, पेशेंट ज़्यादा देर खड़ा हो जाए,
एक्सरसाइज थोड़ी सी कर लें, वॉक कर लें, थोड़ी सी प्रोटीन आ सकती है 30 मिलीग्राम तक, ठीक है। 30 to 300 इज़ कॉल्ड माइक्रोअल्बुमिन, 1 ग्राम इज़ कॉल्ड नेफ्रेटिक रेंज, ग्रेटर दैन 3 ग्राम इज़ कॉल्ड नेफ्रोटिक रेंज। जितनी किडनी डिजीज एडवांस होगी उतनी प्रोटीन यूरिया ज़्यादा होता चला जाएगा। 100 से बढ़ के होगी नेफ्रोटिक रेंज। 30 to 300 इज़ माइक्रोअल्बुमिन यूरिया, अप टू 1 ग्राम to 3 ग्राम तक नेफ्रेटिक रेंज, और ग्रेटर दैन 3 ग्राम इज़ कॉल्ड नेफ्रोटिक रेंज, ठीक है, नेफ्रोटिक रेंज। अच्छा जी, टेस्टिंग में लग गई, डायग्नोसिस हो गया, हिस्ट्री हो गई, एग्जामिनेशन हो गया, इन्वेस्टिगेशंस हो गई। अब आपने फैसला करना है कि इस पेशेंट की हमने दवाइयाँ शुरू करवानी है। जब मेडिसिन आप शुरू करवाते हैं, जब किसी भी पेशेंट को आप डायबिटीज़ मेलिटस का जो है ना क्या कहते हैं उसको, दवाइयों का आपको पहले पता हो कि दवाइयाँ देती कौन सी हैं, ठीक है। तो कुछ दवाइयाँ हैं जो आपकी हमने बेसिकली बॉडी की या इंसुलिन को बढ़ाना है, या बॉडी में जो मौजूद इंसुलिन है उसके अफेक्ट को ज़्यादा करना है, या इंसुलिन को बाहर से देना है, या बॉडी में से शुगर को निकालना है, तो शुगर को एब्जॉर्ब नहीं होने देना। आपको कैटेगरी की समझ लगी? अब ऐसी दवाई जो इंसुलिन के इफेक्ट को बढ़ा रही है, सबसे मशहूर दवाई दैट इज़ मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन किस नाम से आती है? ग्लूकोफेज, सबसे मशहूर, ठीक है। 250, 500, 850, ठीक है। मेटफॉर्मिन कैसे काम करती है? इंसुलिन के इफ़ेक्ट को बढ़ाती है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करती है। ग्लूकोफेज जो है वो शुगर के अलावा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में भी यूज़ होती है, ठीक है, जहाँ पे भी मेन अंडरलाइन पैथोलॉजी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। ग्लूकोफेज का सबसे इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट क्या है? GI साइड इफेक्ट। GI लोग कहते हैं पेट खराब रहता, पेट भरा भरा रहता है, खाना हजम होता महसूस नहीं होता, कब्ज़ हो गई है या मोशन लग गए हैं, तो GI साइड इफेक्ट जिसकी वजह से लोग मेटफॉर्मिन छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एक फैसिनेटिंग साइड इफेक्ट दैट इज़ B12 डेफिशिएंसी। लोग जो बड़े अरसे तक ग्लूकोफेज खा रहे होते हैं, मेटफॉर्मिन ले रहे होते हैं, उनको B12 डेफिशिएंसी होने का खतरा इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। B12 क्या करवाएगा? अनीमिया करवा सकता है और साथ न्यूरोपैथी करवा देता है। इन पेशेंट्स के अंदर पहले न्यूरोपैथी हो रही होती है, ऊपर B12 से और ज़्यादा न्यूरोपैथी वर्सन हो जाती है, ठीक है। इसके दो मेन साइड इफेक्ट, और तीसरा जो मशहूर साइड इफेक्ट है जिसकी वजह से हम लोग बंद करते होते हैं मेटफॉर्मिन, लैक्टिक एसिडोसिस। RFTs को ड्रेंज नहीं करती, लेकिन जब RFT ड्रेंज हो तो हम लोग देनी ही नहीं है। अभी इस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ग्लूकोफेज की समझ लग गई। नेक्स्ट दवाई इस, हम पहले मैं दवाइयों के वो कर लें, क्या कहते हैं उसको, कैटेगरीज कर लें, फिर उसको देना है कैसे, वो उस पर बात करते हैं। इंसुलिन स्क्यूटोगोग्स। अब इंसुलिन स्क्यूटोगोग्स कैसे काम करती हैं? वो जाके पेनक्रियास को कहती हैं इंसुलिन निकालो, हाँ कटो बार। पेनक्रियास कहता मेरे पास है नहीं, लाइक कौन सा पेनक्रियास कहेगा मेरे पास है नहीं? टाइप 1 वाले और टाइप 2 डायबिटीज़ एंड स्टेज पे जाके, वो उसने जाके पेनक्रियास को कहना ना इंसुलिन निकालो, तो इंसुलिन वो ये सोडियम पोटेशियम, जो पोटेशियम कौन सा होता है चैनल, पोटेशियम हाइड्रोन जो ATPase होता है उसको इनहिबिट करता है, और पोटेशियम को सेल से बाहर निकालता है, ठीक है। तो इनके क्या नाम है? ग्लिमिप्राइड, ग्लेब्यूराइड और ग्लाइकोलाजाइड। ग्लिमिप्राइड ना बड़ी मशहूर एमरिल के नाम से आती है, ग्लेब्यूराइड जो वो डाइनर के नाम से आती है, और ग्लाइकोलाजाइड डायमाइक्रोन के नाम से। एमरिल जो है ना 1 to 3 मिलीग्राम ऐसे होती है, डाइनर 5 मिलीग्राम होती है, डायमाइक्रोन 30-60 मिलीग्राम होती है, ठीक है। ये हमारे सारे डायबिटिक पेशेंट्स ने दवाइयाँ खाई होती हैं। डाइनिल, DAONIL, ग्लिमिप्राइड एमरिल, ठीक है, और ग्लिकोलाजाइड डायमाइक्रोन 30-60 मिलीग्राम, ठीक है। अच्छा, और इंसुलिन जो स्क्यूटोगोग्स हैं, अब इनका साइड इफेक्ट बताओ।
हाइपोग्लाइसीमिया। शाबाश वाई, क्योंकि इन्होंने बॉडी में इंसुलिन को बढ़ाना है। इंसुलिन मेन आपका है आपका वो कि हाइपोग्लाइसीमिया करवाती है। ठीक है, पतला बंदा हो उसको हम लोग प्रेफर करते हैं सल्फोनाइल यूरिया देने के लिए। मीम से मोटा, मीम से मेटफॉर्मिन, ये मैं बताता हूँ। ठीक है, मीम से मोटा, मीम से मेटफॉर्मिन। वैसे वेट न्यूट्रल होता है। हाँ, अब इस पे बात करते हैं वेट न्यूट्रल कौन सी होती है। अच्छा, इनका सेम मेन साइड इफेक्ट इज हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, दूसरा वेट गेन, क्योंकि इंसुलिन रिलीज करवानी है तो इंसुलिन का मेन साइड इफेक्ट इज वेट गेन। लोग इंसुलिन लगाते हैं तो वेट गेन होना शुरू हो जाता है उनका। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट दवाई जो आजकल बड़ी मशहूर होती है वो है आपके क्या नाम है, सिटाग्लिप्टिन और विल्डाग्लिप्टिन। जी, सिटाग्लिप्टिन किस नाम से आती है? इनको हम कहते हैं DPP4 इनहिबिटर्स, ग्लिप्टेंस। सिटाग्लिप्टिन सिटाग्लू के नाम से आती है, सिटाग्लू 50 और 100। ठीक है, विल्डोग्लिप्टिन, विल्डोस के नाम से। ये DPP4 इनहिबिटर्स ये क्या काम करते हैं? ये इंसुलिन की ब्रेकडाउन को रोकते हैं, इंसुलिन के इफेक्ट को बढ़ाते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर आजकल एक बड़े मशहूर हुए हैं GLP एगोनिस्ट्स, GLP-1 एगोनिस्ट्स। आजकल इनको एज ए वेट लॉस के तौर पे बड़ा यूज़ करते हैं लोग। ठीक है, एक्जिनाटाइड, हाँ जी, एक्जिनाटाइड, लीराग्लोटाइड, एक्जिनाटाइड, लीराग्लोटाइड। ठीक है, लीराग्लोटाइड। और आजकल जो सबसे ज़्यादा दवाई यूज़ होती है जैसे SGLT इनहिबिटर्स, SGLT इनहिबिटर्स, फ्लोजिन्स, कैनाफ्लोजिन, डेपाग्लाइफ्लोजिन और एम्पाग्लाइफ्लोजिन, इन्हीं नामों से आती है। एम्पाग्लाइफ्लोजिन डाईएम्पा के नाम से आती है। SGLT इनहिबिटर्स। अब मैंने आपको कहा था ना कि शुगर को हमने बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं वापस होने देना, किडनी से निकलती है तो निकलती जाए। किडनी से SGLT इनहिबिटर्स कहाँ पे काम करते हैं? किडनीज के अंदर। अब किडनीज में काम करेंगे तो क्या करेंगी ये? अब यूरिन में शुगर ज़्यादा आएगी तो पेशेंट को क्या होगा? UTI। इसका मेन साइड इफेक्ट UTI। ठीक है, ये GLP एगोनिस्ट जो हैं इनका मैकेनिज्म एक्शन वही है जो GLP या DPP4 का है। ठीक है, लेकिन इनके साथ वेट लॉस होता है, इस वजह से ज़्यादातर लोग इसको वेट लॉस के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और सिटाग्लिप्टिन और विल्डाग्लिप्टिन इनका मेन साइड इफेक्ट आ सकता है पैंक्रियाटाइटिस। GLP-1 दोनों का क्या साइड इफेक्ट? यही पैंक्रियाटाइटिस और वेट लॉस के लिए लोग आज इसको यूज़ कर रहे हैं। डायबिटीज़ मेटिस की बजाय उसको वेट लॉस के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। बतौर हाउस फिसर तो जूनियर डॉक्टर्स आप अभी इनको भूल जाए, एक्जिनाटाइड, लीराग्लोटाइड। ठीक है, तो अब आपने बहुत कम देखा होगा कि हमारे कंसल्टेंट इसको कम ही यूज़ करते हैं, इसको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप अपना फोकस रखें इन दवाइयों पे, SGLT इनहिबिटर्स, ग्लिप्टेंस, सल्फोनाइल यूरिया और मेटफॉर्मिन। ठीक है, मेटफॉर्मिन इन पे अभी नज़र रखिएगा। अच्छा, एक और गट से दवाई शुगर एब्जॉर्ब नहीं होने देनी, वो कौन सी दवाई है याद हो कुछ? अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। किस नाम से आती है, कुछ याद है? एकार्बोस, ग्लूकोबे के नाम से आती है। ठीक है, अब चूँकि अब इसने गट से एब्जॉर्ब नहीं होने देना, कोलन में अनडाइजेस्टेड शुगर पहुंचेगी तो क्या होगा? हाँ, मरीज कहेगा डॉक्टर साहब आपने दवाई तो वहीं शुरू करी, शुगर कंट्रोल है, क्योंकि घर वाले सारे भाग गए हैं। ठीक है, तो वो सारा दिन, हाँ ठीक है, सारा दिन वो उसको गैस पास होती रहेगी। ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड शुगर कोलन में पहुंचेगी तो कोलन में बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया उसको मेटाबोलाइज करेंगे तो गैस प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग बाज़ का हेपेटिक एनकेफेलोपैथी में भी देते होते हैं ग्लूकोबे को। ठीक है, ज़्यादा उसमें ग्लूकोबे उधर देते हैं इस पर। जी,
क्यों दे रही है? है इसका कोई रूल है। ठीक है, आप लोगों को अब एंड पे जब हम लोग इनको हम कहते हैं ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स। अब ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स का अफेक्ट आप लोगों ने देख लिया है। ये क्या है कि या इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा रही हैं, इंसुलिन की रिलीज़ को बढ़ा रही हैं, या शुगर को एब्जॉर्ब नहीं होने देती। ठीक है, या बॉडी की अपनी इंसुलिन, अगर बॉडी में इंसुलिन ना हो, इस वजह से आपने देखा होगा कि जब बॉडी में अपनी इंसुलिन ख़त्म हो जाती है तो क्या होता है, इंसुलिन ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, फिर दवाइयाँ असर करना छोड़ती चली जाती हैं। डॉक्टर साहब मैं एक दवाई लेंदा सीगा, उसने शुगर नहीं कंट्रोल, डॉक्टर साहब ने दूसरी लाती। अब मैं 3 दवाइयाँ खा रहा हूँ शुगर की, लेकिन अभी भी शुगर कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब उसकी इंसुलिन का अंदर मैकेनिज्म ख़त्म हो गया, इसका पैंक्रियाज थक चुका है। ठीक है, पैंक्रियाज में इंसुलिन के रिजर्व्स ख़त्म हो चुके हुए हैं, तो फिर अब इस पेशेंट को बाहर से इंसुलिन देनी पड़ेगी। ठीक है, इंसुलिन फिर हम लोग बाहर से देते हैं। तो इंसुलिन कितनी तरह की होती है, इंसुलिन सबकट लगती है, लगने के बाद इसका इफेक्ट शुरू होता है। ठीक है, और ऐसे कुछ देर तक इफेक्ट ख़त्म हो, शुरू होकर फिर आखिर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग। थोड़ा सा पता है ना आइडिया आपको। शॉर्ट एक्टिंग लिस्प्रो, एस्पार्ट और रेगुलर, इनको हम लोग अल्ट्रा शॉर्ट भी कहते हैं। इंटरमीडिएट में एनपीएच आ जाती है और लॉन्ग एक्टिंग में ग्राजियन आती है। ठीक है, अच्छा, जब आपने किसी पेशेंट को दवाई देनी है शुगर की, तो ये वाला जो है ना फॉलो करना है चार्ट। हमने उस पेशेंट को डाल के कहना है कि हर पेशेंट जब भी आए शुगर का, तो उसको कहना है कि मैदा बंद करे, घी कम ले, आलू कम ले, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हर जब भी आपका शुगर के मरीज से वास्ता पड़े, क्योंकि आपने उसको कहना होता है ना, हर महीने बाद चेक करवाओ, 2 महीने बाद चेक करवाओ, 15 दिन बाद चेक करवाओ, डिपेंड करता है कितनी उसकी शुगर आ रही थी। ठीक है, तो डाइटरी मॉडिफिकेशंस, वॉक करने का कहना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का कहना, फल सब्जियों का कहना, सिगरेट बंद करना, कोलेस्ट्रॉल का कम लेने का कहना। ठीक है, ये हर दफ़ा उसको बताना है कि आपको ये आपसे पूछना है। जो लोग जिनको शुगर होती है ना, उनको मीठा भी ज़्यादा पसंद होता है, उसमें लेकिन उनको क्रेविंग ज़्यादा होती है मीठे की, वो ज़्यादा बोतल पीते हैं, वो ज़्यादा मिठाई खाते हैं। ठीक है, तो ये CMDT का है। उनको पहले आपने डाल के भेजना है, कहना है कि वेट लॉस करो, एक्सरसाइज करो, और लो डोज अपने मेटफॉर्मिन शुरू करवानी है। मेटफॉर्मिन ग्लूकोफेज के नाम से आती है, तो आप 500 मिलीग्राम OD से शुरू करें। ठीक है, फिर उसको वंस वीकली उसकी डोज बढ़ाएं, इंक्रीज डोज करें। तो ये किस वजह से करना है आपने, ताकि इसके GI साइड इफेक्ट्स कम हो जाए, GI साइड इफेक्ट्स कम हो जाए। ठीक है, ग्लूकोफेज खाने से, ग्लूकोफेज बड़ी इंपॉर्टेंट दवाई है। ठीक है, लेकिन ग्लूकोफेज स्टार्ट करने से पहले हमें क्या चीज़ चाहिए, RFT चाहिए। शाबाश, RFT चाहिए। अगर किसी पेशेंट की RFT रेंज हो, रेंज से क्या मराद है, ग्रेटर देन 1.5 मिलीग्राम हो, उसकी ओरल हाइपोग्लाइसीमिक सारी बंद हो जाती है। ग्रेटर देन 1.5 मिलीग्राम। क्रेटिनिन ग्रेटर देन 1.5 हो, तो उसको अपने ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स नहीं देनी। आपने उसको क्या करना है, कहना आपके लिए जो शुगर की दवाइयाँ हैं वो अच्छी नहीं है, वो आपकी शुगर को कम कर सकती हैं बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने कहा था ना, जब RFT डिरेंज हो गए तो क्या होगा, इंसुलिन बॉडी से निकलेगी नहीं, ज़्यादा काम करेगी, ज़्यादातर काम। अब लिवर डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ में होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं ना, जब हम भूखे होते हैं, तो हमारी जो बेसल लेवल शुगर का मेंटेन कैसे हो रहा होता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस से। बॉडी के ग्लाइकोजन का स्टोर ही खत्म हो गया, लिवर डिजीज़ हो गई। उन पेशेंट को अगर ओरल हाइपोग्लाइसीमिक देंगे तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया का इफेक्ट, हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा, मेटफॉर्मिन पे डाल के देखा, हर हफ्ते बाद उसकी शुगर डोज बढ़ाई, और मैक्सिमम डोज कितनी होती है इसकी, 1 ग्राम BD। ग्लूकोफेज की मैक्सिमम डोज इज़ 1 ग्राम BD, 2 गोलियाँ सुबह शाम। ठीक है, या 850 मिलीग्राम TDS, 850 मिलीग्राम TDS या 1 ग्राम BD तक आप जा सकते हैं। आपने HbA1c देखना है, अगर पेशेंट ठीक रहता है तो आपने उसको इसी पे मेंटेन करना है, अगर नहीं ठीक होता तो फिर एक और दवाई ऐड कर देनी है।
और दवाई ऐड क्या कर सकते हैं हम लोग? सल्फोनाइलयूरिया, DDP4 इनहिबिटर्स लाइक सिटाग्लिप्टिन ऐड कर दें, विल्डोग्लिप्टिन ऐड कर दें, उसको डायमैक्रोन ऐड कर दें, ठीक है, या उसको एक कैनाफ्लाइग्लाइफोजिन, डेपाग्लाइफोजिन, जो आप लोगों ने कम्बिनेशंस देखे होंगे। डायम्पा एम में क्या है? ग्लाइफोजिन है, साथ में मेटफॉर्मिन है, ठीक है। सिटाग्लूमेट, सिटाग्लिप्टिन है, साथ में मेटफॉर्मिन है। अच्छा डायम्पा एम में क्या है? डायम्पा में डेपाग्लाइफोजिन है और साथ में मेटफॉर्मिन है। सर एक सिटाजिन के नाम से भी आती है। सिटाजन एम के नाम से, सिटाजन वही है, सिटाग्लिप्टिन ही है ना। और दूसरा ब्रांड आपने नेम्स कौन की सी तो बोली? इंतहा है नहीं ना। दूसरा आपने कौन सा ब्रांड बोला है? सिटाग्लूमेट। अब ये नेक्स्ट स्टेप हो गया जी, जैसे मेटफॉर्मिन और इसके साथ सीटा क्यों? सिटाग्लिप्टिन। मेट से वो नाम से भी बना लिया करे ना, ठीक है। EM, SYN, MSIN, M, जार्डी M, विल्डोस, विल्डोमेट, जार्डी मेट, ब्रांड नेम्स की तो इंतहा नहीं है कोई, ठीक है। तो अगर आपको ना याद आ रहा हो तो वो लिख के दे दिया करें, क्या कहते हैं उसको, जो जेनेरिक नेम है वो लिख के दे दिया करें, अंदर जो दवाई आती है वो लिख के देने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन इंसुलिन को कोशिश किया करें कि हमेशा ब्रांड नेम से लिख के दें। इंसुलिन पे अभी भी आते हैं हम लोग। अच्छा, अगर दो दवाइयाँ अब इस स्टेज पे पेशेंट की दो दवाइयाँ होगी, मेटफॉर्मिन प्लस अनदर एजेंट, और इससे भी हम लोगों ने 3 महीने तक देखना है कि नहीं ठीक होता है पेशेंट, इसकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, फिर अगर आपने 3 दवाइयाँ कर देनी है, एक मेटफॉर्मिन प्लस 2 अदर एजेंट्स। अब आप लोग गौर कर रहे हो कि जब तक उसके RFTs ठीक है तो एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ मेटफॉर्मिन, 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 यहाँ तक मेटफॉर्मिन है, ठीक है। 2 अदर एजेंट्स, अब सल्फोनाइलयूरिया ऐड कर दो, समझ गए नहीं। हम लोगों ने क्या क्या ऐड किया? सबसे पहले मेटफॉर्मिन शुरू की, मेटफॉर्मिन के साथ हमने कौन सी चीज़ ऐड की? SGLT इनहिबिटर्स या DDP4 इनहिबिटर्स। और अगर इन 2 से कंट्रोल नहीं हो रही शुगर तो नेक्स्ट क्या करेंगे? सल्फोनाइलयूरिया ऐड कर दें। सल्फोनाइलयूरिया के एमरिल, डाइनिल और डायमैक्रोन, तो अभी जो मैंने ब्रांड नाम वो याद करवाई, तो 2 आप लोगों ने दो एजेंट्स आपने ऐड कर दिया। इससे भी नहीं कंट्रोल हो रही तो देन आप लोग आएंगे इंसुलिन के ऊपर, इंजेक्टेबल पे आ जाएंगे, फिर आप पेशेंट को फिर आपको कहेंगे अब आपको टीका लगाना पड़ेगा। इसमें एक सल्फोनाइलयूरिया ऐड करेंगे और साथ में क्या ऐड करेंगे? 2 दवाइयाँ ना, एक सल्फोनाइल मेटफॉर्मिन हो गया, सल्फोनाइलयूरिया हो गया, और साथ DDP4 कर दें या SGLT कर दें। SGLT इनहिबिटर्स का नाम बताओ? कैनाग्लाइफोजिन, डेपाग्लाइफोजिन, एम्पाग्लाइफोजिन। सर आपको समझ लगी तफसील? डोजेज नहीं समझ आती तो क्या डोजेज क्या देंगे? डोजेस थोड़ी सी शुरू करें, बढ़ाते जाएं। लाइक डायम्पा देनी है ना, 10 मिलीग्राम से शुरू करवा लें, 25 इसकी मैक्सिमम डोज है, तो 25 मिलीग्राम की गोली भी आती है। ओडी में देंगे ना? हाँ जी। अब जो डेपाग्लाइफोजिन और एम्पाग्लाइफोजिन है, इसके साथ एक और चीज़ भी है, अभी हमने इसके साथ एक और चैप्टर भी करना है। ये चूँकि यूरिन के अंदर शुगर को निकाल रहे हैं, तो इनका कौन सा इफेक्ट हुआ? ऑस्मोटिक डायलिसिस करवाएंगे, तो पेशेंट को किस टाइम पे देनी चाहिए? सुबह के टाइम? सुबह के टाइम, मॉर्निंग टाइम, ठीक है। जो ग्लूकोफेज है इसको कब देना चाहिए? खाना खाने के साथ, ताकि उसके GI साइड इफेक्ट्स कम हो, ठीक है। और जो दवाई है जो इंसुलिन सिक्रीट करवाती है, इसको कब देना चाहिए? खाना खाने से पहले? खाने से पहले, ताकि वो अपना इफेक्ट शुरू कर दे। जैसे मैंने आपको सिखाया था ना, बेसल लेवल और इंसुलिन का और पोस्ट पेंडल हाइपोग्लाइसीमिया में हम खाना खाते हैं, शुगर बढ़ती है, और शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन भी बढ़ती है, तो स्क्रीडो को पहले जाके इंसुलिन रिलीज करवा दें वहाँ पे, ठीक है। तो आपको खाने की टाइमिंग पता चल गई? मेटफॉर्मिन खाना खा रहे हैं उसके दरमियान में ले सकते हैं, ठीक है। उधर बैठा हुआ है उस्मान और मुझे अंदर बैठी है। जानने से मिलेगी कि दवाइयाँ शुगर कब और कैसे कैसे देनी है। हाँ, अभी इंसुलिन का अलहदा से पूरा एक हम लोग एक रजीम बनाने का मैं आपको तरीका सिखाता हूँ आपको। पहले भी इंसुलिन का भी ओरल हाइपोग्लाइसीमिया पे रहते हैं ना। ओरल हाइपोग्लाइसीमिया हमने कहाँ तक पहुँचे
कि एक दवाई दी, उसकी मैक्सिमम डोज तक गए, दूसरी ऐड की, तीसरी ऐड की, मेटफॉर्मिन खाने के साथ देनी है, सल्फोनेजरिया खाना खाने से पहले देनी है, और SGLT इनहिबिटर्स सुबह देनी है। वाई क्योंकि इनसे यूरिन ज़्यादा आता है। ठीक है, सर ये जो कॉम्बिनेशन में आपने बताया जैसे 2 या 3 दवाइयाँ, तो वो जो न्यू ऐड करेंगे कॉम्बिनेशन में वो सिर्फ मिनिमम डोजेज से हम मिनिमम से start डिस्ट्रीब्यूट होंगी, बाकी करके दोनों मैक्सिमम पे ही रहेंगी। जैसे मेटफॉर्मिन है ना सर, आपने कहा मेटफॉर्मिन में हाँ। 1 ग्राम देंगे। अब मेटफॉर्मिन बाकी जो- मेटफॉर्मिन आपने देनी है ग्लूकोफेज 1000 मिलीग्राम शाम को ले ले, और सिटामेट 50/500 वो सर आप सुबह ले ले। तो जो पहले चल रही है वो उसी डोज पे चलेंगी, जो न्यू एडिशन होगा वो मिनिमम से शुरू होगा। वो मिनिमम शुरू करके मैक्सिमम तक जा सकते हैं उसको। ठीक है। अच्छा, इंजेक्टेबल में लोगों का सबसे बड़ा मसला क्या होता है इंसुलिन लगाने में? इंजेक्ट करने का। टीका लोना पड़ा। टीके से डरते हैं। तो टीका जो है ना वो एक आसान काम थोड़ी है, एक दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा लगाना पड़ेगा आपको। अच्छा जी, एक इस रजीम में मेटफॉर्मिन शामिल है। ठीक है। अच्छा, मेन क्लासेस मेटफॉर्मिन, सल्फोनेजरिया, पाइक्लोटाज़िन, GLP, DDP4 इनहिबिटर्स, SGLT इनहिबिटर्स, इंसुलिन हम लोगों ने कर लिया। और किस बेस पे हम लोगों ने फैसला करना होता है कि ये आपके पास आ जाएगा। सही सर रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ जी, उसकी पिक्चर ले लेना ना सर, वहाँ पर लिखा हुआ है। उसके अंदर लिखा हुआ है सही, किस बुक का है? CMD। CMDT का एक चार्ट है छोटा सा। अच्छा, ये जो अभी गाइडलाइंस का एक पेज है ना, वो मैं दोबारा निकालता हूँ, पहले इसकी पिक्चर लेना है एक दफ़ा। सर इसका PDF नहीं है? हाँ, ये CMDT है, CMDT है आप लोगों का सर? मैं भेज दूँगी। अच्छा, फिर हम लोगों ने इनको भी कुछ लोग होते हैं जिनका वज़न कम होता है, जैसे मीम से मोटा, मीम से मेटफॉर्मिन, वेट ज़्यादा है तो मेटफॉर्मिन देंगे, पतला है सल्फोनेजरिया देंगे, इंसुलिन देंगे। हार्ट फेलियर है तो हम लोग पेशेंट को वो दे देंगे जो करवाते हैं डाइट। अभी हम लोग अब ये एक चीज़, ये गाइडलाइंस का पेज है। अब डायबिटीज़ मेलिटस की वजह से पेशेंट को क्या होना है? स्ट्रोक भी होना है, उसको हार्ट डिजीज़ भी होनी है, उसको रीनल फेलियर भी होना है। बंदा गरीब आदमी है, एक्सिडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, महंगी वाली दवाइयाँ शुगर की अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, उसको इंसुलिन लगाने वाला कोई नहीं है। ये वाले इफेक्ट, ये वाले फीचर्स जब आ जाए तो फिर आप लोगों ने ये देखना है। अब इस पेशेंट को इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हो, एक है उसको MI हो चुका हुआ है, एक है उसकी वजह से उसका हार्ट कमज़ोर है, वो हार्ट फेलियर के अंदर है। तो हार्ट फेलियर है, साथ डायबिटीज़ मेलिटस है, तो कौन सी दवाई प्रेफरेबल है? SGLT इनहिबिटर्स। SGLT इनहिबिटर्स नाम आते हैं SGLT इनहिबिटर्स के, ग्लाइफोजिन। अब आपने को याद रखना चाहिए कि डायबिटीज़ के अंदर में हार्ट फेलियर का सिनेरियो आ गया कि पेशेंट है, उसको शुगर है, साथ उसका दिल का मसला है, तो आपने देखना है उसकी रजीम में SGLT इनहिबिटर्स मौजूद है। ठीक है। अच्छा, अगर इसकी में हार्ट डिजीज़ है तो उसमें इनका रोल भी ज़्यादा है, GLP-1 एगोनिस्ट का, वो जो है एक्सिनाटाइड और लिराग्लोटाइड का। अगर पेशेंट को रीनल फेलियर है, रीनल फेलियर में हम लोग ओरल हाइपोग्लाइसीमिक यूजुअली अवॉइड करते हैं। सिर्फ 2 दवाइयाँ जो दी जा सकती हैं, SGLT इनहिबिटर्स, क्योंकि उन्होंने किडनी से ही निकालना होता है यूरिन से ही ग्लूकोज को निकालना है। ठीक है, तो SGLT, लेकिन SGLT इनहिबिटर्स भी हम लोग दे सकते हैं जब तक उसका क्रेटिनिन जो है वो, उसका जो GFR है वो 30 तक है। 30 से कम हो गया तो उस पर वो भी कंट्राइंडिकेटेड हो जाते हैं। जब पेशेंट डायलिसिस पे चला गया फिर आपको सिर्फ इंसुलिन ही देनी है। ठीक है, या DDP4 इनहिबिटर्स, क्योंकि DDP4 इनहिबिटर्स का कोई ताल्लुक नहीं है किडनीज के साथ, उससे जाके आपकी ग्लूकोजेनेसिस को इनहिबिट करना है। ठीक है। अच्छा, ये वो है उसका चैप्टर है बेसिकली। और दूसरा कौन सा दे सकते हैं आपने कहा? एक SGLT और दूसरा SGLT इनहिबिटर्स और DDP4 इनहिबिटर्स। कौन सा? DDP4। अच्छा, अगर पेशेंट को कॉस्ट इश्यूज़ है ना, तो कॉस्ट इश्यूज़ में हम लोग देते होते हैं, क्या कहते हैं उसको, मीन्स के जिस सल्फोनेजरिया पुराने हैं, बहुत सारे लोग बना रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज बना रही हैं, तो उनको ख़रीदना आसान है। तो डायमैक्रोन, एमरिल, डायनिल, तो मरीज़ और सबसे बड़ा मसला क्या होता है शुगर के मरीज़ का? दवाइयाँ छोड़ देते हैं। ना मैंने तो कोई मसला ही नहीं है तो मैं दवाई क्यों खावा? ठीक है जी, जैसे मैंने कहा था डॉक्टर साहब, मेरी शुगर कभी कंट्रोल नहीं हुई थी, कंट्रोल रहती है,
बड़ा खुश होता है इस बात पे, हालांकि नीचे से गुर्दे उड़ चुके होते हैं उसके। ठीक है, तो ये बेसिकली वो थे। पेशेंट को इस्कीमिक हार्ट डिजीज हो, SGLT इनहिबिटर्स, हार्ट फेलियर हो फिर भी SGLT इनहिबिटर्स, रीनल फेलियर हो तो SGLT इनहिबिटर्स। अब देखो ना, सबसे ज़्यादा जब हम लोग पढ़ते थे ये जो SGLT इनहिबिटर्स अभी तक आए ही नहीं थे। अब गाइडलाइंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट SGLT इनहिबिटर्स हो गए हैं। CV रिस्क इंक्रीज SGLT इनहिबिटर्स, और दूसरे नंबर पे ये GLP-1 एगोनिस्ट हैं, ये सेमाग्लूटाइड, लिराग्लूटाइड या डुलाग्लूटाइड्स। ठीक है, एल्डरली ओल्ड पेशेंट आर DTP4 इनहिबिटर्स लाइक सिटाग्लिपिन। पेशेंट ओबीज है, ओबीज पेशेंट को इंसुलिन देगा तो क्या होगा, और भी जो जैसे उसका मेन साइड इफेक्ट है वो वेट गेन हो जाएगा। तो उन पेशेंट्स में आप लोग फिर वेट कम करने वाली दवाइयाँ, GLP एगोनिस्ट, SGLT इनहिबिटर्स, ये वेट कम करवाती हैं। ठीक है, मेटफॉर्मिन जो है वो वेट रिड्यूस करती है लेकिन इतना मार्क नहीं करती जितना ये करवाते हैं। ठीक है, उसको इसी वजह से बाज़ का मेटफॉर्मिन को वेट न्यूट्रल कह देते हैं। वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतर करती है, वेट को कम नहीं करती। सर एक GLP ठीक है, अच्छा सल्फेनिलयूरिया वेट कम करने वेट कम करने वाली कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, SGLT इनहिबिटर्स और GLP-1 एगोनिस्ट। तो वेट कम करने वाली कौन कौन सी हैं, GLP और SGLT। ठीक है, अच्छा एक दवाई का जिक्र हमने नहीं किया हुआ है पायोग्लिटाजोन और रोसिग्लिटाजोन। पायोग्लिटाजोन और रोसिग्लिटाजोन वो अब गाइडलाइंस में कम ही लिखी होती हैं, पाइजर के नाम से आती है। इसकी एक इंडिकेशन मेरे जहन में आ रही है, वो है नॉन अल्कोहलिक स्टीरोहेपेटाइटिस NAFLD। जिस पेशेंट को शुगर हो साथ एलिप्टिस डिरेंज हो, उनके अंदर डायबिटीज माइटस प्लस एलिप्टिस डिरेंज, इसका मतलब उनको नैश है, एंड नॉन अल्कोहलिक स्टीरोहेपेटाइटिस। उन पेशेंट में आप लोग पाइजर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी। जब शुगर का मेटाबॉलिज्म ख़राब होगा, लिवर में फ़ैट इकट्ठी होगी, सिर्फ फ़ैट इकट्ठी होगी तो NAFLD कहलाएगा। उस फैट ने अंदर जाके इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर दिया है, आपके लिवर के सेल्स टूटना शुरू हो गए हैं। लिवर के सेल्स टूटेंगे तो आपके एंजाइम्स बाहर आएंगे। तो एंजाइम्स कौन कौन सी हैं लिवर के, EST-LT जो फैटी सेलुलर नेक्रोसिस को शो करते हैं। ठीक है, EST-LT डिनेज होना शुरू हो गया, थोड़ा नैश हो गया। आने वाले वक्तों में ये नैश जो है ये CLD की सबसे बड़ी काज होगी। हम लोग कुछ दिन पहले CLD की क्लास कर रहे थे, इसमें मैंने ये बात की थी। ठीक है, आने वाले वक्तों में कि जो नैश है कार्डियक सिरोसिस जिसको मैं कह रहा था, तो शुगर ब्लड प्रेशर ने दिल का मसला भी करवाना है, वो फैटी लिवर। और पिछले दिनों बड़ा एक इंडियन डॉक्टर हैं बड़े अच्छे, वो उनका बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है, SK सरीन। देखा उनके नाम पे एक वेरिसिस की क्लासिफिकेशन भी है। वो एक पॉडकास्ट करता है लड़का शुभांकर मिश्रा, उसके पॉडकास्ट में आए हुए थे। वो फैटी लिवर में बड़ी बात करते हैं, लिवर स्पेशलिस्ट हैं वो। तो वो फैटी लिवर पे ना बड़ा अच्छा उन्होंने प्रोग्राम किया था। ठीक है, अच्छा तो हमारी जो शुगर है वही फैट में कन्वर्ट होती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग शुगर होती है, वो शुगर जाके लिवर में इकट्ठी होती है, फैटी लिवर हो जाता है। फैटी लिवर जाके जब लिवर को नुकसान पहुंचाना शुरू करता है वो स्टीरोहेपेटाइटिस कहलाता है, हेपेटाइटिस कहलाता है। अब हेपेटाइटिस क्रोनिक हो जाए तो क्या करवाएगा, सिरोसिस करवाएगा। वो सिरोसिस से क्या होगा, ACC होगा। ठीक है, इस तरह से चेंज चलती होती है। ठीक है, तो फैटी लिवर होने ही नहीं देना, फैटी लिवर होने ही नहीं देना। सर आसपास का 90% प्लस जो है वो पाकिस्तानी को फैटी लिवर है, तो सबको हर अल्ट्रासाउंड पे फैटी लिवर निकल रहा होता है, ER की हर अल्ट्रासाउंड निकल रहा होता है। उन्होंने कुछ होना ना लगेगा, ये फैटी लिवर तो लिख ही देते हैं ना। फैटी लिवर के लिए कोई ड्रग या बस लाइफस्टाइल अगर आपके लिपोप्रोफाइट रेंज है तो एटोरवास्टेटिन लें, अगर एलिप्टिक रेंज है तो पाइजर शुरू करवाएं। और मैं इसको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस का कहें, उसको कहें अपना मैदा बंद करो, अपने चावल बंद करो, अपने आलू बंद करो। ठीक है, लिवर का साइज इंक्रीज हो जाता है, 16, 17, 18, 20 मिलीग्राम, 20 सेंटीमीटर का ना। HS में देते हैं, एटोरवास्टेटिन 5 मिलीग्राम, एटोरवास्टेटिन है 20 मिलीग्राम, 20 से लेके 80 तक। HS में देते हैं। हाँ जी, रात के अगर वक्त। लिपिड प्रोफाइल डीरेंज है और अगर नहीं तो फिर क्या करेंगे, होने की वजह तो होगी तो फिर इसको कहना है कि अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करे, खाना
अब एक रिवाज आ गया है, हम लोग क्या करते थे, सुबह खाना खा के आते हैं ना तो 3 बजे खाना खाना है दोबारा, लेकिन अब दरमियान में बिस्किट खा लिए, दरमियान में चिप्स खा लिए। अभी सुबह एक मैं देख रहा था आलू जो है ना, वो अगर हम सिंपल उबाल के आलू खाएं ना तो 100 ग्राम आलू के अंदर 90 कैलोरीज होती है, 90 कैलोरीज प्रोड्यूस करता है, बाकी सारा फाइबर की सूरत में निकल जाता है। उसी 100 ग्राम को हम चिप्स में कन्वर्ट कर लें फ्राइज़ के अंदर 350 हो जाएंगी। और अगर हम लोग उसको ये छोटे वाले चिप्स जो हैं जो उसमें कन्वर्ट कर दें तो और ज़्यादा कैलोरीज बढ़ जाती हैं, साथ नमक रहते हैं, डब्बे वाले वो जो पैकेट वाले होते हैं, लेस जो हैं। ठीक है, तो बहुत पसंद है। जी मुझे तो generally बहुत पसंद फ्राइज़ आप हमारे जो बच्चे हैं, मेरा बेटा जो सुबह शाम क्या उसको माँ फ्राइज हाँ फ्राइज़ की इतनी टाइप्स आ गई जिसकी कोई इम्तहान नहीं। लोडेड वो पिछले दिनों सुना था, एक बंदा गया वो मसाला उसने उससे पूछा कि फ्राइज़ का तेन एम्पोरियम जा ले गया, फ्राइज़ खिलाता हूँ तुम्हें ना। उसने इतने से फ्राइज़ दिए, कितने रुपये हो गए? 450। कहता यार 900 रुपये की तो बोरी बेची है आलूआ दी तू एक पहिया आलूआ ने मेरे को 450 ले लिया। बटाटा भी समझ लगी है नहीं? जिम्मेदार को मार दो, अल्लाह माफ़ करे। ठीक है, उसमें पता नहीं क्या कुछ डालते हैं, मायोनीज पता कैसे है देखा? अंडे की कच्चा अंडा और तेल। खुदा की गुनाह, बच्चे उसके बगैर खाना नहीं खाते यार। केचप खाने के लिए वो चीज़ें खा रहा होता है, चावल खाने में मम्मी केचप डालूंगा यार अल्लाह माफ़ करे। वो तो मिले हुए हो सब। अच्छा जी, हम लोग कहाँ पे थे? इंसुलिन पे आ जाते। इंसुलिन अब आप लोगों को पता चल गया, एक पेशेंट के RFT डिरेंज्ड हों, LFT डिरेंज्ड हों तो उसकी ओरल हाइपोग्लाइसीमिया बंद हो जाती है। ओरल हाइपोग्लाइसीमिया नहीं लेनी है, बतौर हॉस्पिटल चीज़ याद रखो, ठीक है। और RFT डिरेंज से क्या हम आता है, ग्रेटर दैन 1.5 मिलीग्राम आपका क्रिएटिनिन चला गया तो पेशेंट को रिव्यू करो, हमेशा उसको काउंसल करो। अब आपके गुर्दों का टेस्ट ठीक नहीं आ रहा, अब आपके लिए शुगर की दवाई जो है वो ख़तरनाक होगी, आपको बेहतर है कि आप इंसुलिन पे शिफ्ट हो जाए। तो ठीक है। LFTs का क्या हिसाब किताब है? वो कितना LFTs में होगा? LFTs में अगर आपके सिरोसिस हो जाए, CLD हो जाए, वो तो कम हो जाए ना। हाँ तो LFTs आपका जो है वो पेशेंट को डीकम्पोजिशन लिवर डिजीज़ हो जाए, अल्ट्रासाउंड ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अब आते हैं इंसुलिन। इंसुलिन कैसे शुरू करवानी है? इंसुलिन की डोज होती है 0.5 to 1.5 यूनिट पर kg पर डे, ये हमारी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, ठीक है। अच्छा, इंसुलिन हम लोगों की बॉडी में, जैसे मैंने कहा कि एक आप लोगों का बेसल लेवल है शुगर का और एक पोस्टमेंटल लेवल है, और एक आपकी इंसुलिन का बेसल लेवल है, एक पोस्टमेंटल लेवल है, ठीक है। अच्छा, हमने जो सबसे ज़्यादा फिजियोलॉजिक है वो क्या है कि हम लोग पेशेंट को ऐसी इंसुलिन दें जो उसकी खाने के बाद वाली शुगर को कंट्रोल कर रही हो, और एक ऐसी इंसुलिन दें जो उसकी बेसल लेवल को कंट्रोल कर रही हो। इस वजह से इसको कहते हैं बेसल बोलस रेजीम, रेगुलर NPH। ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट को की इंसुलिन निकालते हैं। अब एक मैंने जैसे आपको इंसुलिन का बता दिया, डोज बता दी। एक बंदा है जिसका वेट है 80 kg वेट है उसका, अब उसको कितनी इंसुलिन चाहिए होगी? 40 0.5 यूनिट से शुरू करें तो 40 यूनिट्स उसको चाहिए, ठीक है। 40 यूनिट्स को हम लोग डिवाइड करेंगे, उसका 2/3 जो है वो मॉर्निंग में देंगे और 1/3 जो वो इवनिंग में देंगे, ठीक है। 26 यूनिट सुबह, 14 यूनिट शाम, ये 2/3 मॉर्निंग में, ठीक है। और इस 26 का जो है वो 2/3 जो है हमने देने हैं NPH का, और 1/3 जो है हमने देना है रेगुलर का। इस 14 का भी 2/3 जो है हमने NPH देनी है और 1/3 जो है वो रेगुलर देनी है। जो 26 का 2/3 हो गया ऑलमोस्ट 18 यूनिट्स, 8 14 का 10 और 4। अब आपने उसको इस तरह समझा के भेजना है कि मॉर्निंग टाइम उसने 26 यूनिट लगाने हैं और इवनिंग टाइम पे आपने 14 यूनिट लगाने हैं। अगर आप उसको प्री मिक्स दे रहे हैं तो प्री मिक्स आती है आपके मिक्स स्टार्ट के नाम से, ह्यूमुलिन 30 के नाम से, प्री मिक्स को कौन सा? जिसके अंदर आपकी रेगुलर
प्लस NPH दोनों मौजूद हैं। सर इसकी क्या होती है वो मतलब लाइक किस हिसाब से? इसके अंदर 70% NPH होती है पहले से ही, 30% रेगुलर होती है। इसके टीके कम हो जाते हैं पेशेंट को, ठीक है। हिमोलिन के नाम से, इंस्ट्रोगेट के नाम से। सर इतने यूनिट्स लगाना है? हाँ जी, अब एक पेशेंट है, आपने उसको उसका जब आया आपने उसकी शुगर चेक, उसने देख लिया कि अब ना आप शुगर की दवाइयाँ नहीं काम करेंगी, इसमें शुगर की दवाइयाँ आप इसकी छोड़ गई या असर, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इंसुलिन। इंसुलिन आपने कैसे शुरू करवानी है? उसके वेट के हिसाब से, वेट को 2 पे डिवाइड करना है, यानी 0.5 आ जाएगा। अब उसका 2/3 मॉर्निंग में, 1/3 इवनिंग में। अगर प्री मिक्स दे रहे हैं तो पहले से आपको पता होगा कि 26 यूनिट सुबह, 14 यूनिट शाम। अच्छा, अब मरीज़ की ना शाम की शुगर ज़्यादा आती है, इसका क्या मतलब है? उसकी शुगर, उस शुगर को किस इंसुलिन ने कंट्रोल करना था? सुबह वाली ने, तो सुबह वाली बढ़ाएंगे। अगर सुबह की शुगर ज़्यादा आती है तो कौन सी शुगर को कंट्रोल करना है? रात वाली को। रात वाली इंसुलिन को कम या ज़्यादा करेंगे। उसमें फिर 2 इफेक्ट आ जाते होते हैं, एक होता है सोमागाई और डान इफेक्ट। सोमागाई क्या होता है? ये थोड़ी सी पढ़ने पढ़ाने वाली बात है। सोमागाई ये होता है शाम के बाद मरीज़ को ज़्यादा इंसुलिन मिल गई, ज़्यादा इंसुलिन मिलने की वजह से क्या हुआ, रात के बाद उसको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ। जब हाइपोग्लाइसीमिया हुआ तो उसको ग्लूकोनेजेनेसिस होना स्टार्ट हो गई। ग्लूकोनेजेनेसिस की वजह से क्या हुआ, उसकी शुगर और ज़्यादा हो गई। तो मॉर्निंग टाइम जब उठेगा सोमोगाई, और दोबारा सोमोगाई इफेक्ट, शाम के बाद इंसुलिन ज़्यादा मिली, रात के बाद उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। हाइपोग्लाइसीमिया रिस्पॉन्स में उसको ग्लूकोनेजेनेसिस स्टार्ट हो गई, तो सुबह जब उठेगा तो शुगर ज़्यादा हुई होगी। इसमें शाम की शुगर की डोज कम करनी है, शाम की इंसुलिन की डोज कम करनी है, ठीक है। इसमें हम लोग चेक करते हैं कि हम लोग पेशेंट को रात को हाइपोग्लाइसीमिया का एपिसोड हुई है, रात के 12 बजे एक शुगर का लेवल करवा लो। बड़ी दफ़ा आपने देखा होगा रात के 12 बजे शुगर का लेवल चेक कर रहे होते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, एक होता है डाउन इफेक्ट। डाउन इफेक्ट यही है कि सुबह जब उठेगा तो उसकी शुगर ज़्यादा होगी और रात की इंसुलिन कम मिलने की वजह से, ठीक है। अच्छा, जो पेशेंट इंसुलिन पे हो उसको आप लोगों ने सख्ती से बातों का कहना है कि आपने इंसुलिन लगानी है खाना सामने रख के, इंसुलिन लगाते साथ ही खाना ज़रूर खाना है, इंसुलिन लगा के फिरते नहीं रहना। तो मैंने आपको बताया था ना कि आज पे मैं गया तो लोग कहते कि मैंने सुबह ब्लड प्रेशर की 2 दवाइयाँ खा ली, तो दोपहर में मौका नहीं मिलेगा, तो देखते फिरते हो सड़क पे लेटे हुए हो। मैंने कहा तुरना बहुत है तो ज़्यादा दवाई खा लेने यार। कसम से ये बात मैंने सुनी होगी, अपने मुझ से अपने कानों से सुनी हुई है। तो वो शुगर की दवाई भी ऐसे 2 बात खा लिया, कम ज़्यादा करना है। आज चलना ज़्यादा तो इंसुलिन कम लगाओ ना, अगर मीठा खाना है तो इंसुलिन ज़्यादा लगा लो। इस वजह से पेशेंट एजुकेशन शुगर की एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, पेशेंट एजुकेशन। मेरी सबसे बड़ा खुद गाइड है अपनी शुगर कंट्रोल करने के लिए। उसको पता है कि मेरी किसी से शुगर ज़्यादा होती है, उसको पता है मैंने किस टाइम पे क्या खाना खाना है, उसको पता है कि मेरा खाने का जो एक बंदा ड्राइवर है उसको पता ही नहीं किस टाइम है, एक बंदा वो हाउस फिजर है उसको पता नहीं उसको खाना कब मिल। तो मैं देखिए, तो अगर इरेटिक लाइफस्टाइल है तो उसको अपने मुताबिक डाइट एडजस्ट करनी है उसने। तो मैंने क्या नहीं, ये सारी बातें हमने की हैं एक रेगुलर लाइफस्टाइल के ऊपर। जिसको पता है कि सुबह खाना खाना है, दोपहर को खाना है, शाम को खाना है, दोपहर को क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, ठीक है। एक बंदा जो उसने अन्य वाह डाइट, उसको शुगर का पता चला कि शुगर से तो बंदा फ़र्क हो जाता है, बिल्कुल उसका कुछ नहीं बचता, ना आँखें बचती हैं, ना उसका पाँव बचते हैं, ना उसका दिल अटैक, तो वो इतना डर जाता है वो खाना पीना ही छोड़ देता है, ठीक है। ऊपर से दवाइयाँ खा रहा होता है, ठीक है। तो हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड्स होती हैं, ठीक है। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन। हाइपोग्लाइसीमिया अवेयर का बताना बहुत ज़रूरी है। हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स बताने का क्या तरीका है? आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो, ठंडे पसीने आए, आपको लगे मैंने कुछ हो रहा, ऐसी मुझे कंप्लेन करना मुझे कुछ हो रहा है, घबराहट है, ठीक है। तो ये फ़ौरन अपनी शुगर चेक करें। अगर शुगर चेक करने की सहूलत नहीं है तो क्या काम करें, कुछ मीठी चीज़ खा लें, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना हाइपोग्लाइसीमिया। वो हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होगा, पेशेंट गिरेगा, बेहोश होगा, न्यूरोकॉर्टिनिया होगा, ब्रेन परमानेंट डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो हाइपरग्लाइसीमिया इतना डैमेजिंग नहीं है जितना
हाइपोग्लाइसीमिया है। इस वजह से हाइपोग्लाइसीमिया की अवेयरनेस लाजमी मरीज़ों को बताया करें, ठीक है। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है।